प्रदेश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे दिल्ली में हो रही सियासी उथल पथल को लेकर। सियासी उथल पथल यानी मंथन जिस तरह से राजधानी दिल्ली में मंत्रियों की बैठक को लेकर चल रहा है। जी हाँ, बीजेपी के संगठन मंत्रियों की अहम बैठक जारी है। 2 दिन से ये लगातार ये बैठक है और लगभग एक हफ्ते तक बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। लोकसभा चुनाव में मिले सियासी झटके के बाद बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में किसी भी तरह से कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहती। पार्टी नए सिरे से खुद की पैठ जमाने और भविष्य की दशा और दिशा तय करने के लिए नई रणनीति बनाएगी और जिसकी तैयारी उसने अब शुरू कर दी है। 1 अगस्त से बीजेपी अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। देश के अलग अलग राज्यों में कार्य समिति की बैठकों के बाद बीजेपी अब दिल्ली में मंथन का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें पार्टी नए सिरे से खुद की पैठ जमाने और भविष्य की दशा दिशा के लिए नई रणनीति बनाने के प्लान में है। इस तरह से बीजेपी एक हफ्ते तक ताबड़तोड़ बैठकें करके दोबारा से उभरने का रोड मैप तैयार करेगी। और चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर इन बैठकों में किस चीज का समीक्षा हो रहा है, किस चीज को लेकर मंथन हो रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी ने संगठन मंत्रियों की बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई और इसके साथ ही बैठक में अगले अध्यक्ष को लेकर जो चुनावी प्रक्रिया होगी उस पर भी चर्चा की गई। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय संगठनात्मक बैठक रही। इसमें उन 3 राज्यों को लेकर चुनावी प्लानिंग हुई जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र। इस साल के आखिर तक क्योंकि यहाँ पर चुनाव होने हैं और देश के जिन 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। थोड़ा थोड़ा इन तीनों राज्यों के बारे में जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की सरकार है। इसमें शिवसेना यानी शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल है। इसका मुकाबला विपक्ष के महाविकास अघाड़ी से है, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट शामिल है। लोकसभा चुनाव में महायुति को महाविकास अघाड़ी ने बुरी तरह हराया था। बीजेपी चाहेगी कि ऐसा दोबारा नहीं हो। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरह से उसने झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है वैसे ही वह यहाँ पर भी सरकार बना लेगी। पिछले साल से ही बीजेपी ने यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और इसकी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हुई और इसी को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में बीजेपी की राह मुश्किल नजर आ रही है। इसकी वजह है लोकसभा चुनाव, जहां 10 में से सिर्फ 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। कांग्रेस इस वक्त हरियाणा में मजबूत नजर आ रही है, दूसरी ओर बीजेपी बिखरी सी हुई है। कांग्रेस अगर अपने अंतर्कलह को खत्म करने में कामयाब रहती है तो वह बीजेपी को अच्छी टक्कर देने वाली है। तो ये जो 3 राज्य जिन पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि इसी को लेकर बैठकों में मंथन हुआ, बैठकों में दौर। और उत्तर प्रदेश की बात करना भी आज इसलिए जरूरी है क्योंकि लगातार सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है और अंतरकलह, बीजेपी में अंतरकलह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर संघ के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम की बैठकें हुई, शीर्ष नेताओं के साथ बैठकें हुई और लगभग अभी एक हफ्ते तक इन्हीं बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। इन तमाम राज्यों को लेकर बैठक में हुई चर्चा को लेकर मंथन में आज खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता यामीन कादरी हमारे साथ जुड़ गए। यामीन जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ कमलकांत गौरी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए। कमलकांत जी, बहुत स्वागत है। शुरुआत आशीष तिवारी जी आपके साथ करना चाहेंगे। अब देखिए, बीजेपी के संगठन मंत्रियों की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री से लेकर राज्य के सभी वरिष्ठ मंत्री जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। लगातार बैठ के इस बात को लेकर समीक्षा की जा रही है कि आखिर जिन राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा वो किस वजह से था और खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी चर्चा। आपसे जानना चाहेंगे, अब बैठकों में चर्चा तो लगातार हो ही रही है, लेकिन समीक्षा में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या लग रहा है, आप क्या बड़ा कारण मान रहे हैं, और जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनको लेकर भी एक प्रतिक्रिया। आशीष जी। जी धन्यवाद ऋषिका जी। देखिए, ये जो बैठक हो रही है ये मंथन बैठक है हमारी, और निश्चित तौर पर
जिन भी राज्यों में हमारी जो सीट हम जितना सोच रहे थे उससे कम सीटें आई हैं, तो निश्चित तौर पर क्यों आई हैं उनके पीछे के कारणों का मंथन हम कर रहे हैं और उस जगह पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमसे वो गलतियां रिपीट ना हो। और निश्चित तौर पर मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में हमको एक ज्यादा बड़ा डेंट मिला है यहाँ पर। जबकि वैसे बात करें, आपने जब अपना इंट्रोडक्टरी आप अभी अपना बोल रही थी तो आपने कहा कि बीजेपी की जो हार हुई है, उसकी हार की जो यहाँ पर हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हार नहीं हुई है। बीजेपी आज भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है 240 सीटों के साथ में। हाँ, सीटें हमारी मन मुताबिक नहीं आई हैं, सीटें हमारी पिछली बार से कम आई हैं। हम्म। तो हम हार न बोलकर ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी की सीटें कम आई हैं, उन पर ये समीक्षा बैठक है। हार तो नहीं हुई है, आज भी हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। हम्म। तो बिल्कुल सही है, निश्चित तौर पर हम लोग इसका मंथन कर रहे हैं और उसके जो रीजन है उस पर भी हमने पहुंचने का काम किया है। हम्म। कुछ हमारी भी गलती उत्तर रही है प्रदेश और पर भी एक निश्चित तौर प्रतिक्रिया पर दे दीजिए आशीष जी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो सियासी खींचतान की बात चल रही है या फिर बीजेपी में जो अंतर कला पड़ने की बात जो है वो अब तेज होती जा रही है, इसको लेकर भी सियासत गरमा रही है। आखिर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली भी पहुंच रहे हैं और संघ के साथ उनकी लगातार बैठकें हो रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से ये आरोप भी लगाया जा रहा है, अब क्योंकि बजट को लेकर भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे, तो यही कारण कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि बीजेपी में अंतरकलह है, इसलिए यूपी के लिए विशेष बजट भी नहीं आया, कोई स्पेशल पैकेज भी नहीं आया यूपी के लिए, जबकि बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, देश को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से मिलता है। देखिए ऋषिका जी, सीधी सी बात ये है कि ये आपको कौन खबर दे रहा मुझे नहीं पता है कि बीजेपी के अंतर कला, चूंकि देखिए मैं बीजेपी से आ रहा हूं तो मैं आपको ज्यादा अच्छा बता पाऊंगा हम्म। बजाय इसके कि कोई विपक्ष का व्यक्ति आपको बताए। विपक्ष का व्यक्ति अपनी पार्टी के बारे में अच्छे से बता सकता है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में बता सकता हूँ, कोई अंतर कला नहीं है। हम 2027 की तैयारी में जुटे हुए हैं और उससे पहले जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, हम्म। उपचुनाव के लिए भी हम बैठकें कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मंथन बैठक है और हमारे आगे की रणनीति का है। और जो लोग इस चीज का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतर कला चल रही, यही भ्रम फैलाने वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश में भ्रम फैलाया, नैरेटिव सेट करा, संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और पीडीए के नाम पे कभी, तो निश्चित तौर पर उनका एक बार ये नैरेटिव सेट हो गया जिसकी वजह से लेकिन हमको जो नैरेटिव बड़ी सेट सीटें किया हारनी गया पड़ी। विपक्ष की तरफ से, उसका खामियाजा बीजेपी को तो उठाना ही पड़ा ना आशीष जी, 33 हाँ, सीटों पर आप बिल्कुल, सिमट कर बिल्कुल, रह गए। बिल्कुल। बिल्कुल ऋषिका जी, और मैं ये कहना चाहूंगा कि कार्ड की हांडी बार-बार नहीं चलती है। एक बार ठीक है। इनका ये नैरेटिव हो गया, खटाखट इनको 8500 देने थे, 1 तारीख को राहुल गांधी ने कहा था और इन्होंने फॉर्म भी भरवा लिए थे। कहीं न कहीं जनता को बरगलाने का काम करा गया था। जनता एक बार इनके झांसे में आ गई, लेकिन आप विश्वास मानिए 2014 से लगातार जनता ने अपना आशीर्वाद और प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिया है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। ठीक है। इनके सारे नैरेटिव जो हैं, वो इस बार इन्होंने काम कर लिए, लेकिन अब उपचुनाव हो या विधानसभा 27 का चुनाव, इनका कोई नैरेटिव अब नहीं चलने वाला ठीक है। है। जी। चलिए यामिन कादरी जी आपके पास में आती है और देखिए जब यहाँ पर समीक्षा अगर की जा रही है हार की, तो विपक्ष की तरफ से पुरजोर तरीके से, चाहे हम कांग्रेस की मैं यहाँ पर बात करूं या फिर पूरे इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं, तो तमाम आरोप लगाए गए उत्तर प्रदेश में 33 सीटें किस वजह से आई या फिर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा, सीटें कम हुई, अहंकार की वजह से हुई, ये तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, उसके बाद भी तो प्रधानमंत्री उन्हीं की पार्टी से बने हैं और आपकी जो हार हुई है उसका कारण आप क्या मान रहे हैं? चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बाकी राज्य हो, इंडिया गठबंधन की जो हार हुई है इसके पीछे की आपकी क्या समीक्षा रही? क्या कारण आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन की जो हार हुई उसके पीछे का? यामिन जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, कोई तकनीकी समस्या है। कमलकांत जी मैं आपके पास आना चाहूंगी और देखिए समीक्षा जिस तरह से हो रही है, बैठकों का दौर जिस तरह से जारी है, इसको लेकर लगातार चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों ही तरफ से प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है और बैठकें हो रही है, अभी जैसे कि आशीष जी समझा रहे थे। लेकिन जो सीटों का हेरफेर हुआ है और जो आने वाले विधानसभा चुनाव है जिन राज्यों में, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र,
इनको लेकर आप का रिएक्शन मैं चाहूंगी, और उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरह से सियासत तेज होती जा रही है सर, उस पर भी एक रिएक्शन कमलकांत जी। देखिए, बीजेपी के सामने मैडम, मैं बोलूं या कांग्रेस प्रवक्ता बोलेंगे? आप बोलिए कमलकांत जी, यामिन जी के पास मैं बाद में जी जाऊंगी, आप जवाब दीजिए। जी जी। तो एक बार जरा कादरी जी से कहिए, जरा एक बार साइलेंस हो जाए। तो मैडम देखिए, जो दो आपने बातें कही हैं वो ज़रूर पते की बातें हैं, और इससे अगर कोई मुंह चुराएगा तो शत्रुमुर्ग के मुंह चुराने जैसी बात है। बीजेपी का कहाँ आंकड़ा जो था, 400 का आंकड़ा था, और 400 का आंकड़ा कहते कहते एनडीए में 300 भी टच नहीं कर पाया। हम्म। बीजेपी का अपना आंकड़ा जो था वो 360 का था, वो 240 पर ही रह गया। तो कहीं ना कहीं गफलत में और मुगालते में तो बीजेपी थी, और उसका जो मेन कारण है वो चुनाव के परिणाम आने के बाद तुरंत यूपी में दिख भी गया। हम्म। यूपी में जिस तरह से खुले रूप में लड़ाई हो रही है, उससे आंखें चुराने का मतलब है कि फिर हम लोग जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, या बाकी लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं जो कह रहे हैं कि यूपी में खुलकर लड़ाई हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, वो योगी जी की किसी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? आप अपने मुख्यमंत्री को जो है वो उनकी कोई अनुशासन नहीं है, आप अपने आप को अनुशासित पार्टी कहते हैं, और वो केशव प्रसाद मौर्य की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बूते पर ऐसे करें। लोग कहते हैं कि उनको अमित शाह जी की जो है वो जो है पीछे से प्रोवोकेशन मिल रहा है। वो दिल्ली से जाते हैं कि उनको समझा दिया गया है, जाकर हम्म। अगली मीटिंग में फिर यूपी में मुख्यमंत्री की मीटिंग में शामिल नहीं होते। तो बीजेपी में अभी जो है एक लड़ाई मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री को लेकर चल रही है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अभी सीट भी खाली नहीं हुई है। या हम्म। तो अमित शाह जी के पास कोई इंटरनल जानकारी है कि मोदी जी कब जाने वाले हैं, 75 साल के हो जाएंगे तो चले जाएंगे क्या, हम्म। 29 से पहले चले जाएंगे क्या? हम्म। ऐसा तो उन्होंने मना किया है। तो हम्म। अभी से प्रधानमंत्री की आशीष जी आ जल्दबाजी रही हूँ क्या है? आपके पास। हम्म। अब अभी से प्रधानमंत्री की ऐसी जल्दबाजी क्या है कि मोदी जी को अभी से निपटा देना है? हम्म। कब से कोशिश चल रही है मोदी जी को निपटाने की। हम्म। तो ये बीजेपी ने पहले भी इस तरह की हरकतें करके परिणाम भुगते हैं। हम्म। पहले भी जब अभी बीजेपी पूरी सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है ना, वैसी बनी नहीं है। इसको हम्म। अभी भी बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न है कि हम्म। हमको सत्ता में कैसे रहना है और सत्ता के बाहर कैसे रहना है। हम्म। जब ये सत्ता के बाहर होते हैं तो इनको पूरा मालूम है कि हमको विपक्ष की भूमिका कैसे निभानी है। लेकिन हम्म। जब ये सत्ता में आते हैं तो इनके बहुत कन्फ्यूज़न पैदा हो जाते हैं। तब ये सेक्युलर होने की कोशिश और करते हैं। इसीलिए तब इसीलिए वो हमने कांग्रेस ये जो छाप है, कहीं ना कहीं कमलकांत जी देखिए लगातार चर्चाएं इसको लेकर तो हो ही रही है, क्योंकि जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी हमने वो दृश्य भी देखा है कि कैसा राजनीतिक परिदृश्य उस समय पर हुआ करता था, और अब गठबंधन की सरकार है तो वो हम राजनीतिक परिदृश्य भी देख रहे हैं कि कैसा हुआ करता है, और सहयोगी दलों के साथ सरकार कैसे चलाई जाती है, क्योंकि अब विपक्ष जो है वो एक मजबूत स्थिति में है। आशीष जी मैं आपके पास आऊंगी, आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन यामीन कादरी जी से एक रिएक्शन में लेना चाहूंगी पहले। यामीन जी, आपसे जानना चाह रही थी, देखिए आशीष जी से हमने बात की किस तरह से जो समीक्षा चल रही है, जो सीटें कम हुई हैं उनको लेकर, जो आने वाले तमाम राज्य हैं उनको लेकर, आपसे जानना चाहूंगी, विपक्ष आरोप तो लगा रहा है बीजेपी के ऊपर कि सीटें कम हो गई हैं और कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की सरकार अब नहीं है, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे इंडिया गठबंधन की जो हार हुई है उसकी समीक्षा आपने की है, आपकी हार का कारण क्या रहा यामीन जी? देखिएगा, हमारी इंडिया गठबंधन की जो हार लोकसभा चुनावों में हुई, हम्म। हम कुछ सीटों से हार गए। हमारी जो तैयारी थी, हमारा जो इंडिया गठबंधन बना हुआ था, एंड टाइम पर आकर के नीतीश कुमार जी ने वो अलग होने का फैसला लिया और वो एनडीए में शामिल हुए। उनको देख करके फिर टीएमसी ने भी जो है कहा, मैं स्वतंत्र जो है फ्रेंडली फाइट जो है लड़ना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से इंडिया गठबंधन जो है अपने प्रत्याशियों को तय करने में जरा मुश्किल में आई, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन ने भारत के 2024 के लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया वो बहुत अच्छा प्रदर्शन था। भारत की जनता ने हमें जो है एक मजबूत विपक्ष के रूप में बिठाया। आज संसद के अंदर आप देख रही होंगी कि मन की बात ना होकर मन की बात जनता नहीं सुन रही है। अब मोदी जी को जो जीतकर सांसद आए हैं जगह जगह से, उनकी बातों को सुनना पड़ रहा है। जो मोदी जी संसद में कहा करते थे
सीना ठोक करके कि एक अकेला सब पे भारी। आज मोदी जी को कहना पड़ गया कि मेरी आवाज को, मेरे गले को दबाया जा रहा है। तो ये सब जो है विपक्ष और भारत की आवाम का परिणाम है कि उन्होंने इतनी मजबूत स्थिति में विपक्ष को दिया है कि आज ना कोई जो है विपक्ष पर उंगली उठाएगा, और सत्ता जो भी अब गलती करेगी विपक्ष उस गलती को सदन के सामने रखेगा और भविष्य में लेकिन जनता आपको के लग रहा सामने है रख क्या करके। यामीन जी, जैसे कि आप बता रहे, देखिए विपक्ष मजबूत स्थिति में है, ये बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं ये जो जनादेश आया है वो सभी के लिए अच्छा है। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि सदन में आप जनता की बातें रखेंगे, जनता के मुद्दे रखेंगे, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं और जिन चीजों को सदन में रखने की आप बात कर रहे हैं, वो परिदृश्य अभी तक देखने को नहीं मिला। विपक्ष मजबूत है, ये बेहतर है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, ये भी ठीक है, लेकिन अभी तक आपने किन मुद्दों को रखा है सदन के पटल पर? हम तो लगातार ये देख रहे हैं, बजट सत्र में भी हमने देखा विपक्ष वॉकआउट कर गया, तो वॉकआउट करने से वहां पर चीजें थोड़ी ना रखी जाएंगी। अगर आप किसी चीज में खामी निकाल रहे हैं या कुछ गलत है तो वो रखना भी तो पड़ेगा सदन पटल पर। देखिए रिश्का जी, सदन के अंदर हमने जनता की हर समस्या को रखा है, किसानों की मांग रखी, बजट के अंदर गृहिणियों के लिए कुछ नहीं दिया, नौजवानों को नहीं दिया, बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों को कुछ नहीं दिया जहां से कि बहुत अधिक सीटें जीत करके आई थी बीजेपी। उन प्रदेशों को भी जो है अपनी केंद्र की सरकार बचाने के लिए बलि चढ़ानी पड़ी। हम परीक्षाओं, नीट परीक्षाओं के लिए हम जो है लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम हुआ कि एक रात में इनको जो नोटिफिकेशन करके जो है एक्ट लाना पड़ा। तो हम ऐसा नहीं है कि जनता की मांगों को नहीं रख रहे हैं, हम हर जनता की मांग को रख के चलेंगे और जनता के भविष्य को देख करके विपक्ष काम करेगा। और कांग्रेस आने वाले चुनावों में, विधानसभा और उपचुनावों के अंदर बेहतर इंडिया गठबंधन प्रदर्शन करके दिखाएगा। हमारी गोपनीय मीटिंगें चल रही हैं इंडिया गठबंधन के साथ और अच्छी जो है परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। अभी जो 13 सीटों के परिणाम थे, अब जो 10 सीट यूपी में होनी है, मैं तो अपनी इंडिया गठबंधन की बात करूंगा, मैं इनके यहाँ की लड़ाई झगड़ों की बात नहीं कर रहा बीजेपी की, कौन नाराज है कौन नहीं है। लेकिन हम जो है अपनी जो गोपनीय मीटिंग है प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं और अच्छी स्थिति में आकर के हम जो है चुनावों में विजय होकर के आपके समक्ष दिखाएंगे हम। ठीक है यामीन जी। आशीष जी, आप कमलकांत जी की बात पर भी रिएक्शन देना चाह रहे थे और एक छोटा सा रिएक्शन में यामीन जी की बातों पर भी जाऊंगी। जी, मैं पहले यामीन जी की बात पे दे दूं, इनकी चूंकि गुप्त मीटिंगें चल रही हैं, कहाँ चल रही है ये इतना गुप्त है कि इनको भी नहीं पता होगा कि वो गुप्त कौन से स्थान है। ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि मोदी जी सर मोदी जी कह रहे, इन्होंने बताया कि मोदी जी कहते थे एक अकेले सब पे भारी, तो हाँ आज भी सब पे भारी है। पूरे इंडी गठबंधन के पास उतनी सीटें नहीं है जितनी अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो और किससे मतलब, राजनीति में और किससे होता है सर? गुट्टे खेलने के लिए होती है क्या? अरे मुद्दे क्या होते हैं सर? मुद्दों पर ही तो हम जीत कर आए 240 सीटें। सर क्या पानी पिला दिया सर? 3 बार में उतनी सीटें लाया। सुनिए सर, आप डिबेट खराब कर रहे हैं सर, डिबेट खराब कर रहे हैं। देखिए 3 बार में कांग्रेस उतनी सीटें टोटल नहीं कर पाई जितना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 240 इस बार में ले आई। आप क्या पानी पिलाएंगे? पानी आप लायक है, आप समझ लीजिए और बात पे पूरे करने लेने दीजिए, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए ऐसा है, कांग्रेस बहुत हताश पार्टी है, बहुत निराश पार्टी है और ये सब जान रहे हैं। और ये इतनी निराश है कि ये इनकी मीटिंगें भी गुप्त होने लगी हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि अपनी मीटिंगें ये खुलेआम कर लें। हम जीतने के बाद खुलेआम मीटिंग कर रहे हैं, हम अपनी चीजों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमसे जो गलतियां हुई, इतनी हिम्मत है हमारे अंदर। और ये इंडी गठबंधन की, इनका तो गठबंधन कोई था ही नहीं, स्वार्थ का गठबंधन था। ये यामीन कादरी जी का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पहले ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता, इन्होंने स्वीकार तो कर लिया कि इनका ममता दीदी के साथ नहीं बना, इनका नीतीश जी के साथ नहीं बना, इनका आम आदमी पार्टी के साथ में नहीं बना, इनका कई और भी पार्टियों के साथ में नहीं बना, तो इनका तो कोई गठबंधन था ही नहीं। और ये हमारे गठबंधन पे हमेशा क्वेश्चन मार्क करते रहे। दूसरी चीज, हमारे कमलकांत गौरी जी राजनीतिक विश्लेषक है, मुझे इनके विषय में बहुत नहीं पता है, लेकिन इनकी बातचीत से मैं इतना जरूर जान गया हूं कि ये बहुत, या तो मोदी जी के बहुत खास हैं या किसी अमित शाह जी के बहुत खास है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से बताने का काम करा कि लोग वहां मोदी जी को निपटाने के लिए बैठे हुए हैं, तो मुझे नहीं पता इतने अंदर की जानकारियां निकलती कहां से हैं कि मोदी जी को निपटा दिया जाएगा। ये जानकारी जो है, आ रही हूँ कमलकांत जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। आप मिसकोट कर रहे हैं कमलकांत जी, मैं आपके पास, कमलकांत जी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। नहीं बोल, आप अपनी बता दीजिए, आपने क्या बोला, फिर मैं आपको बात पूरी कीजिए, फिर मैं उन्हीं से रिएक्शन देता हूँ। मैंने बोला
कि अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनने की इतनी जल्दी क्यों है, वो क्यों योगी और जी को आपने ये भी डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। वो आपने कहा मैंने कि नरेंद्र मोदी मोदी जी जी का को नाम नहीं लिया, निपटाने के मैंने लिए कहा नहीं सर, आपने सर सॉरी, लेकिन आप निपटाने का डिबेट खत्म उद्देश्य ये होने के था कि बाद अरे 75 वर्ष के बाद कादरी सर प्लीज निपटाना नहीं। चलिए देखिए आशीष कादरी जी सर, जल्दी अब बात पूरी कीजिए। इन्होंने यही बोला था कि अभी 75 वर्ष के हुए नहीं है और इनको पहले क्यों निपटाना। और मुझे नहीं पता, मैं एक चीज कहता हूँ कि राजनीति में बहुत हल्कापन नहीं होना चाहिए। आप जो भी बात कहते हैं वो सिर्फ बात कहने के लिए नहीं हो, वो जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए, बात में भारीपन होना चाहिए। जिस तरीके से हमने कहा कि हम मोदी जी को निपटाना चाह रहे हैं, अमित शाह कौन प्रधानमंत्री बनने की बड़ी होड़ है, तो इतने अंदर की जानकारियां लोगों को कैसे मिल जाती हैं, और अगर ये मिल जाती हैं तो फिर ये मुझे तो लग रहा है ये तो सार्वजनिक बात है। ठीक तो है। राजनीति में स्टेटमेंट्स जो है हल्केपन के नहीं होने चाहिए। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मीटिंगें जो हैं, ये मीटिंग सर एक सिर्फ और चीज सिर्फ, का और जवाब इन्होंने एक ये दीजिए बात सर, बोली। ये कमलकांत जी मैं आपके मौर्य पास जी आ जो रही है हूँ। वो कमलकांत जी मैं आपके मौर्य पास आ जी रही जो हूँ, है सुन वो लीजिए। उनकी मीटिंग में क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है पिछली 6 मीटिंग हाँ में सर, वो मैं नहीं बता गए, रहा हूँ, इसलिए वो आपको आशीष जी मैं सर जल्दी से बता बात देता पूरी हूँ आपको। कीजिए क्योंकि समय जी की जी, सीमा है। देखिए मौर्य जी हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं। जब ये लोकसभा का इलेक्शन का जो हमारे पास रिजल्ट आया, तो निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी जहां में मीटिंग कर रहे हैं वहीं पर ही हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी मीटिंग कर ले। नहीं, हमने ऐसा फैसला करा है कि हमारे जो भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, वो चूंकि उपचुनाव आने वाले हैं, अलग अलग मीटिंग्स को, और आप देख लीजिए जहां पर अगर योगी आदित्यनाथ जी अलग मीटिंग ले रहे हैं तो उसी समय सेम टाइम केशव मौर्य जी अलग मीटिंग ले रहे होते हैं और पाठक जी अलग ले रहे होते हैं। तो हमने अपना काम बांट लिया, ये हमारा काम है। कम से कम इतना तो हमको अलाउ करिए कि हम अपनी पार्टी में किसको कैसे काम कराना है ये हमारे ऊपर चलिए रहे। ये ठीक कम है। से कम बाहर के लोग ना हमको बताएं ठीक है। कि वो क्यों ठीक है नहीं जा आशीष रहे, जी, वो मुद्दे क्यों जा पर रहे, ये रहे तो हमारे ज्यादा अंदर का बेहतर है अब, मैटर है। क्योंकि जी जी जी, प्रधानमंत्री कौन है कौन नहीं है, क्या पार्टी हाँ के वही अंदर मैं चल कह रहा रहा हूँ, ये है, ये देखिए हल्कापन नहीं होना ये चाहिए। बाद की बात है। तो ऋषिका जी, मैं हाँ। मुद्दे पे आ जाता हूँ एक हम्म। मिनट में। तो ये जो मीटिंग्स चल रही है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया, निश्चित तौर पर हमारे हार के ऊपर ये जो मंथन है, हम उसके ऊपर मंथन कर रहे हैं कि हमसे गलतियां कहाँ कहीं, और उपचुनाव जो होने वाला है उपचुनाव के लिए भी निश्चित तौर पर इसमें मीटिंग हो रही है, और 2027 के चुनाव के लिए, और ये जो 3 प्रदेशों के चुनाव होने, तो ये चुनाव में हम बेहतर तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे पाए, हम अच्छी से अच्छी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत पाए, निश्चित तौर पर ये मीटिंग है। इसके अलावा कोई सर फुटावल या कुछ ऐसा नहीं है, जैसा कि एक नैरेटिव विपक्ष बनाने की हमेशा कोशिश करता। मैंने आपको कहा कि ठीक है। इन्होंने लोकसभा चुनाव में भी नैरेटिव बनाया और उसका इनको फायदा मिला, लेकिन अब इनकी कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ठीक है। जी कमलकांत जी अंतिम प्रतिक्रिया, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ना, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं, उनको लेकर अभी वर्तमान में क्या परिस्थितियां आपको नजर आ रही हैं? देखिए तीनों राज्यों में इस समय बीजेपी कमजोर है, हम्म। और आप इसको अन्यथा ना लें, जो सच्चाई है, हम तो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं नहीं, ना कांग्रेस से ना आपसे। जो कांग्रेस की प्रॉब्लम है वो कांग्रेस को भी बताएंगे जब वैसा मुद्दा होगा, तो ठीक है। जो हमारी नजर में है। तो ठीक है। आपका मुद्दा है वो यही है, तीनों राज्यों में इस समय कमजोर है, और बीजेपी को ये हम क्या सरसंघ चालक तक बोल चुके हैं। हम्म। तो ठीक है। बीजेपी को इस समय बहुत कुछ करने की जरूरत है। बीजेपी में शायद ये एक भाव आ गया था कि 400 सीटें तो आ ही रही, उनके पॉजिटिव रिजल्ट आने की बजाय बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट आ गए, ठीक है, बहुत बिल्कुल सारे ठीक कह रहे हैं लोग घर कमलकांत जी। बैठे कहीं ना कि कहीं 400 सीट। ये जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और जो उसमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है, कहीं ना कहीं उसको लेकर ये मंथन लगातार जारी है कि जो सीटें कम हुई हैं उनकी समीक्षा क्या है इंडिया गठबंधन की, जैसे कि अभी यामीन जी ने कहा कि वहां भी बैठकों का दौर जारी है। तो देखना होगा कि आने वाले समय में कितनी कारगर ये जो बैठकें हो रही हैं वो साबित होती है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो राजधानी दिल्ली में जो मंथन चल रहा है, भविष्य को लेकर जो चिंतन चल रहा है, उस पर आज मंथन में हमने खास चर्चा की। किस तरह से बैठकों का दौर तो जारी है, आने वाले 3 विधानसभा चुनाव जिन 3 राज्यों में है उनको लेकर क्या कुछ परिस्थितियां, और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर इन बैठकों का कितना असर होता है, ये देखना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।